हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल K&N ट्यूटोरियल। आप लोग इस चैनल में CDP की सारी क्लासेस ले रहे होंगे और अभी तक हम लोगों ने CDP से रिलेटेड यानी कि बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड हम लोग 11 क्लासेस ले चुके हैं और ये आज हमारा 12th क्लास होने वाला है जो कि CDP के ऊपर ही है। लेकिन इसमें हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जिससे कि आज आपका एक और टॉपिक कवर हो जाएगा इसी क्लास में। और वो टॉपिक क्या होने वाला है, तो वो है हमारा टॉपिक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है या फिर उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं या उसको हम लोग परिभाषित करते हैं, तो उसको परिभाषित करने के लिए हम लोग मनोवैज्ञानिकों के कथन का सहारा लेते हैं। तो उनके द्वारा जो कथन दिए गए हैं व्यक्तित्व के लिए, वो डिफरेंट मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग दिए गए हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस पर्सनालिटी को, इस व्यक्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित किया है, आइए उसे देख लेते हैं एक बार। तो व्यक्तित्व जो होता है, मनोवैज्ञानिकों ने इसे दो अर्थ में इसको परिभाषित किया है। पहला अर्थ इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों के बीच में जो भी उनके अंदर अंतर पाए जाते हैं, व्यक्तियों के बीच में जो भी अंतर पाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड होता है व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है वह। उसी प्रकार इन्होंने और एक बात कहा है। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का अध्ययन जो होता है वो मानव मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को वर्गीकृत करने के लिए, ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हम लोग इसके अर्थ का यूज़ करते हैं। दूसरे अर्थ में इन्होंने बोला कि जो भी लोगों को समान बनाते हैं, यानी कि जिस चीज़ के द्वारा हम व्यक्ति को एक समान मान रहे हैं, उन्हें एक जैसा मान रहे हैं, उसको भी हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। एक तो इन्होंने बता दिया कि उनके बीच में जो अंतर है उसके द्वारा, और एक जो उनके बीच में जो समानता पाई जा रही है उसके द्वारा। यानी कि दोनों ही तरीकों से हम लोग व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। व्यक्तियों के बीच में जिस प्रकार के अंतर पाए जा रहे हैं उसके द्वारा भी, और व्यक्तियों के बीच में जिस प्रकार की समानता पाई जा रही है उसके द्वारा भी। तो इतना क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को। तो आगे देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने पर्सनालिटी को भी वर्गीकृत कर दिया। उसको भी कह दिया कि पर्सनालिटी जो है वो एक तरह की नहीं होती है, वो विभिन्न प्रकार की होती है, जिसको इन्होंने पर्सनालिटी टाइप्स कह दिया, या फिर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कह दिया, या फिर व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने बताया। तो व्यक्तित्व का जो प्रकार होता है वो अलग अलग होता है। वो किस प्रकार से होता है, तो मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग प्रकार से इन्हें बांटा हुआ है, व्यक्तित्व को बांटा हुआ है। जैसे युंग हैं और उनके साथ कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं, वो मिलकर के व्यक्तित्व को दो भागों में बांटते हैं। तो वो जो फर्स्ट भाग होता है उसको इन्होंने बहिर्मुखी कहा, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको इन्होंने अंतर्मुखी कहा। अब बहिर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड आने वाला है उसके अंदर इसको हम लोग डिटेल्ड रूप में देखेंगे। उसी प्रकार से एक अन्य मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, और वो 3 भाग इन्होंने, पहले से अंतर्मुखी बहिर्मुखी था ही जिसको युंग ने बताया था, इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और पर्सनालिटी टाइप्स बता दिया जिसको इन्होंने उभयमुखी कहा। अब उभयमुखी क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अंतर्मुखी जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं, और बहिर्मुखी जिसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट कह रहे हैं, और उभयमुखी को हम लोग एम्बीवर्ट कहते हैं। तो एक एक करके सबको देखेंगे आगे हम लोग, आगे आने वाली स्लाइड में। तो उसके बाद आइजेनक आते हैं। इन्होंने 1970 और 1975 के दौरान इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांट दिया। अभी तक हमारे पास 3 भाग थे। जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक आते जा रहे हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार मनोवैज्ञानिक जो है अपने अपने अनुसार व्यक्तित्व को बांटना शुरू कर दिया। किसी ने 2 बताया, किसी ने 3 बताया, और अभी जो आ रहे हैं आइजेनक, इन्होंने 4 भागों में पर्सनालिटी को बांट दिया। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं?
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी ये तो पहले से चला आ रहा है, तो ये है। उसके बाद है स्थिर और अस्थिर, यानी कि जो उभयमुखी है इसको इन्होंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आईजेनक ने। फिर आता है हमारे पास ओलपोर्ट, जिन्होंने 1966 में उनके शील गुणों यानी कि उनके ट्रेट्स के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया और इन्होंने 5 भागों में बांट दिया व्यक्तित्व को। किन्होंने? ओलपोर्ट ने, वो भी किस सन में? तो 1966 में। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो इनके जो सिद्धांत दिए गए हैं, इन्होंने जो वर्गीकृत किया, उनके आधार पर हम लोग जो है पर्सनालिटी को 5 वर्गों में रख सकते हैं। और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं, इससे देखते हैं हम लोग। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, इस प्रकार की पर्सनालिटी। दूसरा है न्यूरोटिज्म, यानी कि न्यूरोटिज्म में क्या होता है कि जो भी बालक है या फिर कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व जो होता है उसके मानसिक क्षमता पर आधारित होता है। फिर है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में बालक जो है उसमें लोगों के साथ बातचीत करके, सोशल इंटरेक्ट करके चीज़ों को समझने का और उसी प्रकार का व्यक्तित्व भी उसका होता है। फिर है एग्रीएबलनेस, यानी कि किसी भी चीज़ में हामी भरने की जो व्यक्तित्व होती है किसी व्यक्ति की, कोई भी कार्य किया जा रहा है उनके सामने और वो हामी भरते हैं या फिर उस चीज़ में वो अपना पक्ष रखते हैं, तो वो होता है एग्रीएबलनेस। उसके बाद है कॉन्सियर्टियसनेस, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं या फिर कोई व्यक्ति है, तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वे हर कार्य को लेकर के बहुत सजग होते हैं, बहुत जागरूक होते हैं और किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान दे करके वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स में, जो कि 5 मुख्य प्रकार के ये हैं जिनको हम लोगों ने अभी देखा। आगे है एक एक करके अब देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आता है टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, यानी कि प्रकार एवं गुणशील सिद्धांत। तो ये क्या होता है टाइप और ट्रेट्स क्या होता है? तो जो टाइप्स होता है यानी कि पर्सनालिटी टाइप्स होता है, refers to the psychological classification of different types of people, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पर हम लोग जो व्यक्ति है उसको विभिन्न भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो वो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है? तो ये जो है रेफर्स टू साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स और डिग्रीज, यानी कि उसमें कितनी क्षमता है, उसकी लेवल कैसी है, वो किस वर्ग का है, क्या वो उसका जो दिमाग है, उसकी जो IQ है वो ज़्यादा है या कम है, इसके आधार पर जो वर्गीकृत किया जा रहा है उसको कहते हैं हम लोग पर्सनालिटी ट्रेट, यानी कि उसके गुणों के आधार पर। पहले हम लोग जो देख रहे थे उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके आधार पर कर रहे थे टाइप्स में, और ट्रेट में उसके अंदर जो गुण पाए जा रहे हैं उसके आधार पर हम लोग उसको विभाजित कर रहे हैं। तो ये होता है टाइप्स एंड ट्रेट थ्योरी, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं प्रकार एवं गुणशील सिद्धांत। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल एक लिया गया है, जैसे कि अगर टाइप थ्योरी में बोला जाए तो यहाँ 2 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक इंट्रोवर्ट होता है और एक एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी, जिसको हम लोग अभी कवर करेंगे। उसी तरह से ट्रेट थ्योरी में क्या हो जाएगा कि उसके गुण आ जाएंगे, तो अब जो इंट्रोवर्ट था वो इंट्रोवर्जन हो जाएगा और जो एक्सट्रोवर्ट था वो एक्सट्रोवर्जन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रावर्जन या फिर एक्सट्रोवर्जन या फिर इंट्रावर्जन या फिर इंट्रोवर्जन क्या होता है। तो एक्स्ट्रावर्जन जो होता है, इस तरह के व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं उसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो वो असर्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ को वो व्याख्या कर सकते हैं, उनको व्याख्या करके बता सकते हैं। आउटगोइंग होते हैं, यानी कि इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। फिर है टॉकेटिव, यानी कि बहुत बातचीत करने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। फिर है ओपन,
यानी कि अपने जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव नहीं होता। फिर है इंट्रोवर्जन में क्या होता है, ये टिमिड होते हैं, क्वाइट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि इनको दूसरों के साथ उतना इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होता। ये सारी चीज़ों को खुद से ही चिंतन करते हैं और शांत स्वभाव के ये होते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास है मनोगत्यात्मक सिद्धांत या फिर साइकोडायनामिक थ्योरी। इसी को हम लोग साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो साइकोडायनामिक थ्योरी है, इसके बारे में फ्रायड ने क्या बताया, फ्रायड ने तो फ्रायड का जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, इसमें इन्होंने 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लू कलर का है वो ईड, ईगो एंड येलो वाला सुपर ईगो। तो क्या है ईड, ईगो, सुपर ईगो, तो इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रायड ने क्या किया है, वो ट्राइपेटाइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दिया है और उसमें इन्होंने 3 फैक्टर को बहुत इम्पोर्टेंट माना है, जो कि है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ईड क्या होता है, ईड में यदि व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, आई वांट इट नाउ, मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी चाहिए, ये ईड वाली भावना है। अब जब ईगो वाली भावना में व्यक्ति चला जाता है तो उसमें वो सोचता है कि जो भी मुझे चाहिए उस चीज़ को लेने से पहले मुझे उस चीज़ को लेने के लिए मुझे उससे पहले कुछ प्लानिंग बनानी होगी, कुछ उसके लिए हमको प्रिपरेशन करनी होगी पहले से, तभी मैं उस चीज़ तक पहुंच पाऊंगा। उसके बाद जब सुपर ईगो वाली भावना आ जाती है उस व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति जो है बोलता है, मुझे अभी इस समय पर ये चीज़ नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो उसमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और कोशिश करूँगा और आगे जाऊँगा। यानी कि धीरे धीरे उसकी भावनाएं जो है वो एक एडल्ट भावनाओं की तरफ वो जा रही है। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, यानी कि उसमें ईड वाली भावना होती है, जो चीज़ उन्हें चाहिए होता है वो तुरंत उस चीज़ को लेना चाहते हैं। सेकेंड आ जाता है ईगो, जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा समझदार हो जाता है और वो बोलता है कि अभी जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे पहले प्लानिंग करनी होगी, पहले अपनी मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा, तभी वो मुझे वो दिलाएंगे। तो ये वाली भावना आ जाती है। अब सुपर ईगो में वो खुद ही एक मैच्योर व्यक्ति बन चुका है, तो उसमें अब चीज़ों को छोड़ देने की, उसमें किसी भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने की भावना आ चुकी है। तो वो चीज़ों के लिए उतना लड़ता नहीं है, वो छोड़ देता है, अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, मैं बाद में इसे ले लूँगा, ये वाली भावनाएं आ जाती है। इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ईड में लिखा हुआ है, ड्राइविंग अस टू सेटिस्फाई सेल्फिश आर्ग्यूज, यानी कि जो भी अपने लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हम लोग आर्ग्यू करते हैं, उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन में। फिर ईगो वाली भावना में क्या हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप को और उसके सामने किसी भी तरह की यदि कुछ चल रहा है तो उसको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। फिर सुपर ईगो वाले में वे कंसर्न हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर के जागरूक हो जाते हैं। तो ये थी हमारे फ्रायड की ट्राइपेटाइड थ्योरी, जिसको पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये क्वेश्चन आता भी है एग्ज़ाम में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर है, इसी में हम लोगों ने ईड को और थोड़ा ज़्यादा बड़ा विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे कि ईड में देखिए, प्लेजर प्रिंसिपल, बोर्न विथ इट, लिबिडो, सेक्सुअल एनर्जी, फाइट्स विथ द सुपर ईगो। तो जो ईड वाली भावना होती है ना, वो सुपर ईगो के साथ लड़ाई करती है। जैसे सुपर ईगो वाली भावना, यदि हमारे माता पिता हैं, यदि हमारे माता पिता हमें कुछ दिलाते नहीं हैं तो हम उनके साथ फाइट करते हैं। तो ईड में वैसी कोई उसकी मैच्योरिटी आई नहीं होती, उसकी भावनाओं का विकास नहीं हुआ होता है, तो वो लड़ता है उन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। और ईगो में क्या हो जाता है, वो रियलिटी से परिचित हो चुका होता है और वो चीज़ों को बैलेंस करके चलना सीख चुका होता है और उसे किस प्रकार से अपनी चीज़ों को प्राप्त करना है इस बारे में भी वो जान चुका होता है। सुपर ईगो में वो अपने मोरल्स को, अपने नैतिक विचारों को, उनको डेवलप कर चुका होता है, तो उसमें सेक्रीफाइस करने की भावनाएं आ चुकी होती हैं
और इस तरह से ये जो है अपने ईड के साथ फाइट करता हुआ देखा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्पल में, तो ईड की फाइट हमेशा सुपर ईगो के साथ होती है, ईगो कहीं बीच में रह जाता है। तो ये था फ्राइड का थ्योरी। अब फ्राइड ने एक और थ्योरी दिया है जिसको आइसबर्ग थ्योरी बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हमारा ईड, ईगो, सुपर ईगो से ही जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे जो मन होता है, हमारा जो भावनाएं होती है, उसमें हम 3 प्रकार के देख पाते हैं। एक होता है थॉट परसेप्शंस, दूसरा होता है मेमोरी स्टोर्ड नॉलेज, और होता है इंस्टिंक्ट्स, फियर, सेल्फिश मोटिव्स। सबसे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा इंस्टिंक्ट्स, फियर, सेल्फिश मोटिव, यानी कि खुद के लिए जिस प्रकार की हमारे अंदर मोटिवेशन चल रही है, खुद के लिए कुछ पाने की, वो होता है। उसके बाद है मेमोरी स्टोर्ड नॉलेज, अब हमने चीज़ों को सीख लिया है तो इसको स्टोर कर लिया है, उसके द्वारा सीखने की जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है वो। और एक होता है थॉट परसेप्शन, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, इतने भावनाओं के में हम लोग सशक्त हो चुके हैं कि अब खुद के विचार आने लगे हैं और उन विचारों को हम दूसरों के सामने प्रकट भी कर पा रहे हैं। फिर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, एक है कॉन्शियस, एक है प्री कॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। यानी कि प्री कॉन्शियस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अवचेतन भावनाओं में रहता है, यानी कि पूरी तरह से वो ना तो जागरूक है और ना ही वो पूरी तरह से अचेत है। दूसरा है कॉन्शियस, यानी कि वो पूरी तरह से जागरूक है, वो पूरी तरह से सजग है, सचेत है। और अनकॉन्शियस में बच्चा असजग होता है, पूरी तरह से बच्चा वाला दिमाग होता है उसका, और वो किसी चीज़ को उतना सोचने समझने में वो उतना अभी मैच्योर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्राइड की आइसबर्ग थ्योरी। और इनका जो कहना था कि जो हमारी जिस प्रकार से आइस जो होती है उसका मैक्सिमम पार्ट अगर वाटर के अंदर डिप्ड होता है तो बहुत थोड़ा सा पार्ट ऊपर हमें दिखाई देता है, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा वो बहुत कम होता है, अनकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा होता है। और प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों ही जो डीप्ड होते हैं, जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, वो प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं। और जो बाहर तैरते हुए हमें बर्फ़ का टुकड़ा दिखाई देता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। ये था फ्राइड का आइसबर्ग थ्योरी। तो फिर